अब एक नज़र हम लोग डालते हैं एक्टिविटी सेक्शन पे। तो एक्टिविटी सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग नीचे बने कॉलम में कॉलम ए के 4 डिफरेंट वर्ड्स को देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज जर्नल, सेकंड इज डायरी, थर्ड इज लॉग एंड नंबर 4 मेमोयर्स। एक्चुअली ये वर्ड हमें सिनोनिमस लगते हैं और अक्सर हाँ लोग कन्फ्यूजन में एक दूसरे की जगह पे इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट दैट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। फॉर क्लास 10 स्टूडेंट इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर डिफिनिट मीनिंग्स। एक्टिविटी 1 सेज इट बिगिंस विथ ए क्वेश्चन, डू यू कीप अ डायरी? क्या आपके पास भी डायरी है? गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स। नीचे कॉलम ए में 4 डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं। वी यूज टू डिस्क्राइब अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये 4 टर्म्स डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंस के रिटन रिकॉर्ड को। कैन यू मैच देम विथ देयर डिस्क्रिप्शंस अंडर बी? नीचे कॉलम बी में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। देयर आर 4 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस। कॉलम बी का कौन सा डिस्क्रिप्शन कॉलम ए के किस टर्म का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ये समझकर आपको उसे मैच करना है। कॉलम ए द फर्स्ट वर्ड इज जर्नल। तो आपके हेल्प के लिए और आपकी टाइम सेव करने के लिए मैं आपको बता दूं, जर्नल मैचेस टू नंबर बी। जर्नल मीन्स ए फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, ए पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी जर्नी पे गया है तो उस जर्नी के दौरान अपने पूरे यात्रा का, पूरे जर्नी का अगर फुल डिटेल लिखता है, एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में सारी डिटेल लिखता है कि इस डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के बीच वो कहाँ कहाँ गया, क्या क्या जर्नी उसने की, क्या क्या एक्सपीरियंस उसे हुए, क्या क्या घटनाएं घटी, और इस तरह के रिकॉर्ड को एवरी डे रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नी से रिलेटेड पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग जर्नल कह सकते हैं। डायरी, it is little different from journal. Diary matches to the first description. Diary means a book with a separate space or page for each day. किसी डायरी में हर डेट के लिए एक डिफरेंट पेज का यूज किया जाता है या डिफरेंट स्पेस का यूज किया जाता है। इन विच यू राइट डाउन योर थाट्स एंड फीलिंग्स। और उस स्पेस में आप अपने विचार भी लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स लिखते हैं और हर दिन होने वाली घटनाओं की, जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुए हैं उनकी जानकारी आप लिखते हैं। इसमें आपके फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस भी रिकॉर्ड होते हैं सेपरेट स्पेस में, डेट वाइज। सो दिस इज डायरी। नंबर 3 लॉग। लॉग मैचेस टू फोर्थ डिस्क्रिप्शन। फोर्थ डिस्क्रिप्शन सेज रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विथ टाइम्स एंड डेट्स। जब हम लोग लॉग राइटिंग करते हैं, लॉग लिखा जाता है, लॉग बुक में जब एंट्री की जाती है तो उसमें टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ डेट नहीं, टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है। और हर एक डेट में अलग अलग टाइम पे जो जो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई उन सबको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है लॉग बुक में। जिसमें लॉग लिखते हैं उस बुक को कहते हैं लॉग बुक, और इस तरह के रिकॉर्ड को जिसमें डेट और टाइम दोनों मेंशन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लॉग। और ये जनरली ऑफिशियल यूज में आता है, ऑफिसेज में इस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। नंबर 4 इज मेमोयर्स। नाउ मेमोयर्स, टू अंडरस्टैंड मेमोयर्स, इमेजिन अ पर्सन हु इज़ अ वेरी फेमस वन। अब वो अपनी मेमोरी से, अपनी याददाश्त से किसी पुरानी घटना का जिक्र करता है या पुरानी बीती हुई घटनाओं का जिक्र अपनी डायरी में करता है। घटनाएं कब की बीत चुकी, अब वो उन्हें लिख रहा है। तो ऐसे घटनाओं के डिस्क्रिप्शंस जो लिखे जाते हैं उसे कहते हैं मेमोयर्स। तो ये मुझे लगता है ये 4 टर्म थे और ये 4 के मीनिंग आप लोग सक्सेसफुली समझ चुके और इनकी यूजेज में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अब जर्नल, डायरी, लॉग और मेमोयर्स के जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिए, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, उसके बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 2 में आपको गैप फिलिंग करनी है। गैप फिलिंग करनी है ये 4 अलग अलग दिए हुए टर्म्स में से जो सबसे सुटेबल टर्म इस सिचुएशन में यूज होगा उसे आपने यूज करना है। नंबर 1,
I woke up very late today, promptly got a scolding from mum. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? इसमें फीलिंग्स भी हैं, एवरीडे का डिटेल भी है, और आपके जो इमोशंस हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो ये किसका पार्ट हो सकता है? इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ डायरी। तो नंबर 1 का आंसर होगा डायरी। उसी तरह से नंबर 2 में हम देख रहे हैं डेट भी है, टाइम भी है, और सारा डिस्क्रिप्शन भी है। टाइमली डिस्क्रिप्शन है। वेंट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, हैड लंच विथ चेयरमैन। तो ये सब कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसा लगता है, और ऑफिशियल रिकॉर्ड को जो हम लोग नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसे लॉग कहा जाता है। नंबर 3, राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल। पहला ही सेंटेंस बता रहा है कि यह किसी जर्नी का डिस्क्रिप्शन है, और जर्नी के डिस्क्रिप्शन को हम लोग कहते हैं जर्नल। तो नंबर 3 में हम लोग क्या वर्ड फिलअप करेंगे? जर्नल। दिस इज हाउ Raj Kapoor found me, all wet, ragged, outside RK Studios. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker, and he cast me on the spot. The rest, as they say, is history. इस पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लगता है कि कोई आदमी अपनी याददाश्त से पुराने दिनों की किसी घटना का जिक्र कर रहा है। सो दिस इज पार्ट ऑफ मेमोयर। अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने बिफोर यू रीड किया, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फुल स्टोरी। देन we also completed activity related works. Now is the time of the events and stories, और इसके बारे में पहले ही बता चुका था ये एन फ्रैंक ने। Now let us begin with the main text of the story or this extract written by Anne Frank from the diary of Anne Frank. Writing in a diary is a really strange experience फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे किसी लड़की के लिए डायरी लिखना ये वाकई बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक विचित्र अनुभूति या एक अजीब सा अनुभव। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, और ये मेरे लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो, लेकिन इसका एक कारण और भी है, बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट लैटर ऑन, कि आगे चल के, नाइदर आई, न तो मैं, नॉर एनी वन एल्स, न ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स, इस सोच को जानना चाहेगा, मेरे इस सोच को जानने में कोई इंटरेस्ट रखेगा। म्यूजिंग्स का मतलब सोच। म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। मुझे ऐसा लगता है कि न तो मैं, न ही कोई दूसरा व्यक्ति एक 13 साल की उम्र की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों को आगे चल के पढ़ना चाहेगा या समझना चाहेगा। इसलिए मुझे ये डायरी लिखते हुए बेहद अजीब सा लग रहा है। ओह वेल, चलो फिर भी कोई बात नहीं। इट डजेंट मैटर, मैं इसकी परवाह नहीं करती। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ लिखूं। एंड आई हैव एन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। साथ ही साथ बहुत ज़रूरत है, मुझे काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है कि मेरे सीने में जो सोच है, मेरे सीने पे जो एक बर्डन की तरह बहुत सारी सोच है, उन्हें बाहर निकाल फेंकने की बहुत ज़रूरत है। किसी न किसी के साथ शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। मैंने इस कहावत के बारे में मेरे मन में ख्याल ऐसे वक्त में आया था जबकि मैं काफ़ी दुखी महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर में बैठी थी, विथ माई चिन्स इन माई हैंड, अपने चेहरे को अपने हाथों पे टिका के। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं काफ़ी उदासीन महसूस कर रही थी। बोर्ड मीन्स उदासीन,
यानी क्या करें नहीं करें, आइडल सिचुएशन में बैठे हुए लोगों को बोलते हैं बोर्ड। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स ए पर्सन विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट। अपने सिचुएशन से कंपेयर करके हम देखते हैं कि कई बार हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि अब किसी भी काम को करने की ना तो कोई एनर्जी है हमारे अंदर और ना ही किसी काम को करने में मन लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं बोर्ड एंड लिस्टलेस। तो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन उस समय एन फ्रैंक की भी थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि मुझे इस समय घर पर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, फिर मैं सोचती हुई वहीं बैठी रही जहाँ की मैं बैठी सोच रही थी। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर के पास लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी। और साथ ही साथ एन फ्रैंक कह रहे हैं कि मेरे प्लान में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस डायरी को, जो कि काफ़ी स्टिफ बैक्ड है, स्टिफ मीन्स होता है कड़ा, हार्ड कवर वाला, हार्ड बैक कवर वाली मेरी ये जो नोटबुक है, जिसे बड़े सम्मान के साथ डायरी कहा जाता है, मैं उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति को तब तक पढ़ने नहीं दूंगी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और जब वो मेरा सच्चा दोस्त होगा तो वो अगर इस डायरी को पढ़ेगा भी, मेरे मन के विचारों को जानेगा भी, तो मुझे फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आती हूँ जिसकी वजह से, जिसने मुझे उत्साहित किया, जिसने मुझे मोटिवेट किया। प्रॉम्प्टेड मी मीन्स मोटिवेटेड मी, कन्विंस्ड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैं डायरी को ही चुनूँ, डायरी लिखूँ। ऐसा इसकी वजह ये थी, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, करने के लिए कोई काम नहीं था और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए मेरे पास एक ही पॉइंट बचा था, एक ही मोटिवेशन थी कि मैं डायरी लिखना शुरू करूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं अपनी बात को ज़्यादा साफ साफ करके बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड। मैं बिल्कुल साफ साफ डिस्कस करना चाहती हूँ, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ। कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति शायद ही ये बिलीव कर पाएगा कि 13-year-old गर्ल का कोई भी फ्रेंड नहीं है और वो इस वर्ल्ड में कम्प्लीटली एलोन है। इस बात पे तो किसी को यकीन नहीं होगा। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। हाँ, मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स भी हैं एंड 16-year-old सिस्टर, और 16 ईयर की मेरी एक सिस्टर भी है। देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। हाँ, कहने के लिए कम से कम 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, मुझे प्यार करने वाली आंट्स हैं। एक गुड होम, मेरा अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। सरफेस का मतलब ऊपरी तौर पे देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो एक ट्रू फ्रेंड यानी कि सच्चा दोस्त। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और जब कभी भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सोच होती है, मैं उस वक्त को एंजॉय करूँ। गुड टाइम मीन्स a time full of joy. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everythings. लेकिन मैं उन दोस्तों से कुछ भी खास बात नहीं कर पाती, बस एवरीडे थिंग्स, जो नॉर्मल की घटनाएं होती हैं हर रोज़ की, वही सारी बातें करते रहती हूँ।
वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। मैं किसी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ या बहुत ही ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही मेरी समस्या है। और इसीलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त बहुत सारे हैं बट आई कैनॉट गेट क्लोज टू देम। दैट इज़ वाई आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड। मे बी इट्स माई फॉल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन each अदर। कि हम लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते। इतना विश्वास नहीं कर पाते कि हम उससे अपने पर्सनल थिंग्स बता सकें। प्राइवेट कन्फाइड मीन्स टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट्स। यानी किसी विश्वासी व्यक्ति को अपने पर्सनल थिंग्स के बारे में बताना, इसे कहते हैं कन्फाइड करना। सो इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन each अदर। दोस्तों के साथ मैं इतना घनिष्ठ नहीं हो पाती, मैं उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती कि मैं उसे अपने पर्सनल थिंग्स बता सकूं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। चलो कुछ भी हो, केस कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, ऐसी ही दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। मेरे लिए सिचुएशन ऐसा ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और बदकिस्मती की बात यह है कि यह सिचुएशन चेंज होने वाला भी नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टेटेड द डायरी। और इसी स्टार्टेड द डायरी। और यही वजह है कि मैंने इस डायरी को लिखने की शुरुआत की। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अब मैं लंबे समय से जिस दोस्त का अपनी कल्पना में इंतजार कर रही थी, उसे और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, और ज़्यादा साकार करने के लिए, यानी उसे और बढ़िया से डिस्क्राइब करने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं उसमें सब कुछ, बहुत सारे फैक्ट्स जॉट डाउन नहीं करना चाहती हूँ। जॉट डाउन करने का मतलब है अक्षरों को, यानी जो पेन से लिख करके हम लोग पेपर में उसको अटैच करते हैं, उसे कहते हैं जॉटिंग डाउन। तो मेरे लिए डायरी लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसमें अपने इमोशंस या जो ट्रू फैक्ट्स होंगे मैं उन्हें डायरी के पन्नों पे जो करती हूँ लिख दूंगी, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट अ डायरी टू बी माई फ्रेंड। तो डायरी को मैं जैसा लिटरली लोग डायरी की तरह यूज करते हैं वैसे यूज नहीं करूँगी। मैं उसमें सिर्फ हर रोज़ की रूटीन फैक्ट्स नहीं लिखूँगी, बल्कि मैं डायरी को चाहती हूँ कि वो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मेरी ये जो दोस्त होगी उसे मैं किटी कह के पुकारने वाली हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, और क्योंकि कोई भी मेरे और किटी के बीच के इस रिलेशन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा अगर मैं सीधे सीधे लिखना शुरू कर दूं या सीधे सीधे छलांग लगा दूं। इफ़ आई वेर टू प्लंज राइट इन का मतलब अगर मैं सीधे सीधे छलांग लगा दूं, सीधे सीधे छलांग लगा दूं का मतलब सीधे सीधे उस डायरी में लिखना शुरू कर दूं। तो एन को लगता है कि लोग उसके और किटी के बीच के रिलेशन को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे और किटी की स्टोरी को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। और इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच आप लोगों के सामने रखूं। हालांकि ऐसा करना मुझे बेहद नापसंद भी है। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे फादर हैं और ये फादर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यारे फादर हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। और उन्होंने मेरी मदर के साथ शादी तब तक नहीं की थी जब तक कि उनकी उम्र 36 ना हो गई। एंड सी वॉज 25 और मदर 25 की नहीं हो गई।
My sister Margot was born in Frankfurt in Germany 1926. मेरी सिस्टर मार्गॉट का जन्म जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में हुआ। आई वॉज born on 12 जून 1929, जबकि मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4। 4 साल की उम्र तक मैं भी वहीं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और 1933 में मेरे फादर हॉलैंड में जाकर सेटल हो गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ हॉलैंड जा पहुंची सितंबर में। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू आकिन टू स्टे विथ आवर ग्रैंडमदर, मैं और मार्गॉट हम दोनों को भेज दिया गया हमारी ग्रैंडमदर के पास रहने के लिए आकिन नाम के शहर में। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर मार्गॉट की बारी आई और वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फिर पीछे पीछे मैं अभी फरवरी में वहाँ जा पहुँची। वेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, और जिस दिन मैं वहाँ पहुँची, जिस दिन मुझे हॉलैंड ले जाया गया, उस दिन बड़े कैजुअल तरीके से, बड़े फॉर्मल तरीके से मार्गॉट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे टेबल पे रख दिया गया। दैट मीन्स जिस दिन एन फ्रैंक हॉलैंड पहुँची थी, उस दिन ऐसा लगता है कि मार्गॉट का बर्थडे था, और उसे एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मार्गॉट के लिए प्रेजेंट किया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वहाँ मेरा दाखिला या मेरा एडमिशन तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में करवा दिया गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं उस मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में तब तक मैंने पढ़ाई की जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस वक्त जब मैंने फर्स्ट फॉर्म यहाँ फर्स्ट फॉर्म रेफर करता है, जैसे यहाँ स्टैंडर्ड 1 होता है या स्टैंडर्ड 2 होता है, वैसे ही वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से क्लासेस को रेफर करते हैं। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज क्यूपरस, और जब मैं सिक्स्थ फॉर्म में स्टडी कर रही थी तो मेरी टीचर थी मिसेज क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस। वो उस स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और सिक्स फॉर्म की जब स्टडी समाप्त हुई, जब सेशन एंड हुआ, तो मैं और मिसेज क्यूपरस दोनों आंसुओं से भरे हुए थे, दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बिकॉज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमने बड़े दुखी मन से एक दूसरे को अलविदा कहा। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल, समर 1941 में ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए 1941 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया, बहुत हल्के फुल्के सेलिब्रेशन के साथ मेरा बर्थडे मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, जनवरी 1942 में मेरी ग्रैंडमा का डेथ हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, तो ग्रैंडमा का डेथ तो जनवरी 1942 में हो गया, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और अभी भी मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, उसके बाद 1942 में मेरा बर्थडे मनाया गया, और वो जो सेलिब्रेशन था वो जैसे पुराना बर्थडे जो सेलिब्रेट नहीं हुआ था उसकी भरपाई की तरह था, यानी दोनों बर्थडे को मैंने जॉइंटली सेलिब्रेट किया। द 1942 बर्थडे was a makeup for also 1941 birthday, and grandma's candle was lit along with the rest. ग्रैंडमा के कैंडल भी जली थी, ग्रैंडमा के नाम पे भी एक कैंडल वहाँ जलाया गया था। ग्रैंडमा के प्रेजेंस को शो करने के लिए, ग्रैंडमा को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ एक कैंडल जलाया गया था 1942 के बर्थडे सेलिब्रेशन में। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, अब यहाँ हॉलैंड में हम लोग चारों
परिवार के चारों सदस्य बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और इसी तरह से ज़िंदगी बिताते हुए, अच्छे से रहते हुए, आज का प्रेजेंट डेट आ गया और प्रेजेंट डेट है 20 जून 1942 एंड द सोलमेंट डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और आज से मेरी लाइफ पूरी तरह से मेरी डायरी को समर्पित है, यानी पूरी तरह से डायरी को डेडिकेटेड है।